कुछ दिनों पहले आईएसआईएस को लेकर एक खबर आई थी जिसमें कहा गया था कि आईएसआईएस के सरगना अबू बकर अल बगदादी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। इस खबर में यह भी कहा गया था कि बगदादी ने अपनी हार कबूल करते हुए एक फेयरवेल स्पीच दी थी, जिसमें बगदादी ने आईएसआईएस के आतंकवादियों से कहा है कि या तो वो अपने अपने घर लौट जाएं, यानी जिन देशों से आए हैं वहां वापस चले जाएं, या फिर खुद को बम से उड़ा लें। ये ऐसा ही है जैसे किसी प्राइवेट कंपनी के अचानक बंद हो जाने पर उसके कर्मचारियों से कहा जाए कि या तो वो दूसरी नौकरी ढूंढ लें या फिर वीआरएस लेकर अपने घर बैठ जाएं। लेकिन लखनऊ में आईएसआईएस से प्रभावित आतंकवादी का मारा जाना इस बात का सबूत है कि आईएसआईएस की फैक्ट्री बंद नहीं हुई है, बल्कि इस आतंकवादी संगठन ने दुनिया के दूसरे देशों में अपनी फ्रेंचाइजी खोलना शुरू कर दिया है और आईएसआईएस की विचारधारा से प्रभावित आतंकवादी अब किसी के निर्देश पर ऑन साइट अपने प्रोजेक्ट पूरे करने की बजाय अपनी इच्छा से ही फ्रीलांस कर रहे हैं। और लखनऊ में एनकाउंटर में मारा गया आईएसआईएस का आतंकवादी सैफुल्लाह भी एक ऐसा ही फ्रीलांस आतंकवादी था। सवाल यह है कि आईएसआईएस की विचारधारा में आखिर ऐसा क्या है कि इराक और सीरिया से मिल रही हार के बावजूद ये संगठन दुनिया भर के युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा है। इसका जवाब है आतंक फैलाने का एक नया तरीका। आईएसआईएस पूरी दुनिया के जिहादियों को लोन वुल्फ अटैक के लिए उकसा रहा है। लोन वुल्फ अटैक एक ऐसा आतंकवादी हमला होता है जिसे कोई व्यक्ति अकेले ही अंजाम देता है। इसके लिए सीधे तौर पर किसी कमांड स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होती। आईएसआईएस की विचारधारा से प्रभावित कोई भी आतंकवादी जब लोन वुल्फ अटैक करता है तो बाद में आईएसआईएस उस हमले की जिम्मेदारी ले लेता है। यानी आईएसआईएस एक तरह से इन हमलों को और इन हमलावरों को सर्टिफाई करने का काम करता है। इससे आईएसआईएस को दो फायदे होते हैं। पहला, आईएसआईएस का खर्चा बचता है और दूसरा, आईएसआईएस का खौफ बढ़ जाता है, यानी कम खर्चे में ज्यादा खौफ। इसलिए जब भी दुनिया में कहीं भी आईएसआईएस का नाम लेकर कोई आतंकवादी हमला होता है तो आईएसआईएस कभी भी उसका खंडन नहीं करता, बल्कि आगे बढ़कर इस हमले का पूरा श्रेय वो ले लेता है। बहुत सारे लोग शायद ऐसा सोचते होंगे कि आईएसआईएस अपने आतंकवादियों को कोई आई कार्ड देता होगा या कोई अपॉइंटमेंट लेटर देता होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक अलग तरीके का स्ट्रक्चर है। इसलिए जो लोग इस देश में भी या बाहर भी ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि ये आतंकवादी आईएसआईएस का था या नहीं, या था तो उसके सबूत लाइए, उन लोगों को पहले ये बात समझनी पड़ेगी कि आईएसआईएस का पूरा स्ट्रक्चर क्या है और वो कैसे फ्रीलांस आतंकवादियों से दूर बैठकर रिमोट कंट्रोल के जरिए अपने काम करवाता है। जी न्यूज को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आईएसआईएस ने अपने इंडिया मॉड्यूल से कहा है कि उन्हें अपनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए सीरिया या इराक आने की जरूरत नहीं है। अपना समय बर्बाद ना करें, पैसा भी बर्बाद ना करें। यानी आतंकवादी जिस भी देश में मौजूद है वो हमलों को वहीं से अंजाम दे सकते हैं और जब हमलों को अंजाम दे दिया जाएगा तो आईएसआईएस उस पर अपनी मोहर लगा देगा, उसे सर्टिफाई कर देगा। लेकिन ब्रेन वॉश किए गए लोगों के मन में आतंकवादी भावनाएं भड़काने के लिए आईएसआईएस ऑनलाइन ट्रेनिंग और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे युवा डिस्टेंस लर्निंग यानी पत्राचार से अलग अलग तरह के कोर्स करते हैं और उन्हें स्टडी मटेरियल भेज दिया जाता है। ठीक इसी तरह इसी मॉडल पर आईएसआईएस भी आतंकवाद का डिस्टेंस लर्निंग कोर्स करवा रहा है। पहले सेमेस्टर में वो विचारधारा में जहर भरता है, दूसरे सेमेस्टर में बॉम्ब बनाने और हत्या करने के अलग अलग तरीके सिखाए जाते हैं और फिर कोर्स खत्म होने के बाद एक युवा आतंकवादी बनकर तैयार हो जाता है। इंटरनेट की मदद से आईएसआईएस ऐसे लिटरेचर को शेयर करता है जिसमें घर के सामान से ही बॉम्ब बनाने के तरीके मौजूद होते हैं। युवाओं को आईएसआईएस में शामिल करने के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग ऐप्स पर बाकायदा ग्रुप्स बनाए जाते हैं। इन्हीं ग्रुप्स पर युवाओं को कट्टर बनाया जाता है और लोन वुल्फ अटैक करने के लिए उकसाया जाता है। पिछले कुछ महीनों में आईएसआईएस ने भारत से जिन लोगों की भर्ती की है उनमें से ज्यादातर ऑनलाइन माध्यमों से ही आईएसआईएस के संपर्क में आए हैं। आईएसआईएस भले ही इराक और सीरिया का युद्ध हार रहा हो, लेकिन उसकी योजना अब भी भारतीय उपमहाद्वीप पर कब्जा करने की है। आईएसआईएस की योजना को खुरासान कहा जाता है। लखनऊ में जो आतंकवादी मारा गया है वो भी इसी खुरासान मॉड्यूल का हिस्सा था। खुरासान एक पर्शियन शब्द है जिसका मतलब होता है वो जमीन जहां सूर्य उगता है।
खुरासान या ग्रेटर खुरासान मध्य एशिया से लेकर अफगानिस्तान और भारत तक फैले एक इलाके को कहा जाता है। आईएसआईएस की योजना वर्ष 2020 तक इस पूरे इलाके पर कब्जा करने की है, यानी हमारे पास सिर्फ 3 साल का समय है। वर्ष 2015 में आईएसआईएस ने एक नक्शा यानी एक मैप भी जारी किया था, जिसमें 2020 तक भारत पर कब्जे का जिक्र किया गया था। आईएसआईएस अपने आतंकवादियों से कहता है कि जो लोग इस्लाम कबूल नहीं करेंगे उन्हें मौत की सजा दी जानी चाहिए। इसके अलावा आईएसआईएस ये भी कहता है कि सिवाय मुसलमानों के दुनिया पर किसी और धर्म के लोग शासन नहीं कर सकते, किसी और धर्म के लोग राज नहीं कर सकते। गैर मुस्लिमों की हुकूमत नाजायज हुकूमत है। और आईएसआईएस अपनी योजनाओं में खिलाफत का भी जिक्र करता है, यानी दुनिया भर में मुसलमानों की एक ही हुकूमत होनी चाहिए। आईएसआईएस कैसे कट्टरपंथी सोच का फायदा उठाकर युवाओं को भड़का रहा है, यह समझाने के लिए आज हम आपको पाकिस्तान के इस्लामिक स्कॉलर जावेद अहमद गमीदी का एक बयान सुनवाना चाहते हैं। गमीदी पाकिस्तान के उन गिने चुने लोगों में शामिल हैं जो ये मानते हैं कि इस्लाम की गलत व्याख्या करके लोगों को भड़काया जा रहा है। उनका एक एक शब्द आज पूरे देश को ध्यान से सुनना चाहिए, चाहे आप किसी भी धर्म से संबंध रखते हो, लेकिन ये संदेश और ये बात आज आपको जरूर ध्यान से सुननी चाहिए। ये सवाल है दहशतगर्दी, आईएसआईएस और इस किस्म के जो हमारे यहाँ अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, तो ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या ये जो दहशतगर्दी है इसका सबब क्या है और इससे हम कैसे निजात हासिल कर सकते हैं। ये जो दहशतगर्दी इस वक्त मुसलमानों की तरफ से हो रही है, इसका सबब वो मजहबी फिक्र और रिलीजियस थॉट है जो मुसलमानों के मदरसों में पढ़ाया जा रहा है, जो उनकी सियासी तहरीकों में सिखाया जा रहा है। इसका बायस ये है, और इसमें 4 चीजें हर मदरसा पढ़ाता है, हर मजहबी मुफक्किर सिखाता है। वो आपके सामने ना सिखाए तो बहरहाल लाजमन सिखाता है। वो 4 चीजें क्या हैं वो सुन लीजिए। पहली चीज ये है कि दुनिया में अगर कहीं शिर्क होगा या किसी जगह कुफर होगा या इर्तदाद होगा, एपोस्टेसी, यानी कोई शख्स इस्लाम छोड़ देगा, तो उसकी सजा मौत है और ये सजा हमें नाफिज करने का हक है। पहली बात। दूसरी बात ये सिखाई जाती है कि दुनिया में गैर मुस्लिम सिर्फ महकूम होने के लिए पैदा किए गए हैं। मुसलमानों के सिवा किसी को दुनिया पर हुकूमत का हक नहीं है। गैर मुस्लिमों की हर हुकूमत एक नाजायज हुकूमत है। जब हमारे पास ताकत होगी हम उसको उलट देंगे। तीसरी चीज जो हर जगह सिखाई जाती है वो ये है कि दुनिया में मुसलमानों की एक ही हुकूमत होनी चाहिए जिसको खिलाफत कहते हैं। ये अलग अलग हुकूमतें, इनका कोई जवाज नहीं है। और चौथी बात यह कि जदीद नेशन स्टेट, ये जो कौमी रियासत है, ये एक कुफर है जिसकी इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। ये 4 बातें हमारे मजहबी फिक्र की बुनियाद है। मुझे ये बताइए कि अगर ये आपको सिखा दी जाए तो आप क्या करेंगे। इस वजह से मैं मुसलसल अपनी हुकूमत से भी और पाकिस्तान के लोगों से भी कह रहा हूं कि जब तक आप इस मजहबी फिक्र, ये एक नैरेटिव है, इसके मुकाबिल में इस्लाम का सही नैरेटिव नहीं पेश करेंगे, ये लोग पैदा होते रहेंगे। ये आईएसआईएस का वो सच है जो पूरी दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि भारत समेत कई देशों में मौजूद कट्टरपंथी लोग भी ऐसी ही शिक्षाएं देते हैं और इसका नतीजा ये होता है कि आईएसआईएस जैसे आतंकवादी संगठनों को आसानी से ऐसे लोग, ऐसे युवा मिल जाते हैं जो उसके नाम पर दहशत फैलाते हैं और लोगों की हत्याएं करते हैं। आईएसआईएस को इराक और सीरिया में काफी नुकसान हुआ है और उसकी ताकत भी बहुत कम हो रही है, लेकिन भारत सहित दुनिया के अलग अलग हिस्सों में विचारधारा के तौर पर आईएसआईएस का पोषण आज भी हो रहा है और लखनऊ में आईएसआईएस से प्रभावित आतंकवादी का पकड़ा जाना इसी बात का सबूत है। इराक और सीरिया में आईएसआईएस के ब्रिज गिराए जा रहे हैं, लेकिन भारत में जिहादी विचारधारा को ढोने वाले खंबे
मजबूत किए जा रहे हैं। लखनऊ के ठाकुरगंज में आईएसआईएस की विचारधारा से प्रभावित आतंकवादी का मारा जाना इस बात का सबूत है कि भारत को दहलाने का प्लान आईएसआईएस के एजेंडे से बाहर नहीं हुआ है। वो कौन सी विचारधारा है जो लोन वुल्फ अटैक करने वालों को प्रभावित करती है, ये आप खुद ही सुन चुके हैं। लेकिन आपको यह भी जान लेना चाहिए कि भारत और आसपास के देशों पर कब्जे का प्लान आईएसआईएस ने वर्ष 2015 में ही जारी कर दिया था। दरअसल दुनिया भर के आतंकवादी ये चाहते हैं कि वो एक न एक दिन भारतीय उपमहाद्वीप पर कब्जा करके पूरी दुनिया में शरिया लागू कर देंगे। लेकिन समस्या ये है कि इस विचारधारा को बदलने के लिए ईमानदारी के साथ कदम नहीं उठाए जा रहे, बल्कि पाकिस्तान जैसे देशों में तो इस विचारधारा को और पाला पोसा जा रहा है कि हमें 3 चीजों की जरूरत है, वरना ये जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हो गई है, ये सूरत हाल मशरिक वस्ता में जहन्नम बना देगी दुनिया को। और ये मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि एक जमाने में मैं यही बात अफगान जिहाद के बारे में कह रहा था, कोई नहीं मानता था, उसके बाद पूरी कौम ने माना। तो आज मैं आपको भी मुतलब्बे कर रहा हूं, इसके लिए जरूरी 3 इकदाम जरूरी हैं। काउंटर नैरेटिव पर मुसलमान कौम की तरबियत जरूरी है। मैंने 10 निकात की सूरत में उसको बयान कर दिया कि इस्लाम का असल नैरेटिव क्या है, ये नहीं है, असल नैरेटिव क्या है, उसको आप पढ़ लीजिए। ये जरूरी है कि उस पर मुसलमान कौम को एजुकेट किया जाए। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि दीनी मदारिस का निजाम बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ है। किसी इल्म की स्पेशलाइजेशन की तालीम बच्चे को नहीं दी जा सकती। हर बच्चे का हक है, बेसिक राइट है उसका, कि उसको पहले 12 साल तक ब्रॉड बेस्ड तालीम मिले, उसके बाद आलिम बने, उसके बाद साइंसदान बने। तीसरी चीज यह है कि जुमे का मिंबर उलमा के लिए नहीं है, ये रियासत के हुक्मरानों के लिए है। इसको वापस जाना चाहिए उनके पास। अगर ये वापस नहीं जाएगा तो आलम इस्लाम में मस्जिदें या बरेलवियों की होंगी या देवबंदियों की होंगी या अहले हदीस की होंगी, खुदा की कोई मस्जिद नहीं होगी। लखनऊ में सुरक्षा बलों ने जिस आतंकवादी को मारा है उसे आईएसआईएस के खुरासान ग्रुप का हिस्सा बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक भारत में सक्रिय खुरासान मॉडल में करीब 8 आतंकवादी शामिल हैं और सैफुल्ला इन्हीं में से एक था। कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स के मुताबिक आईएसआईएस जिस इलाके को खुरासान कहता है वो ईरान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से लेकर भारत तक फैला है। बगदादी नहीं शिफ्ट होना चाहता, वो मूवमेंट को यहाँ लाना चाहते हैं। जो आईएसआईएस की मूवमेंट है उसको यहाँ लाना चाहते हैं। ये एक फरका परस्त एक बड़ी रैडिकल और जो कट्टरवादी हैं उनकी मूवमेंट है, सलाफिस्ट हैं सारे, जो कि पुरानी एक इस्लामिक स्टेट इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। ऐतिहासिक तौर पर खुरासन एक उन्होंने हदीत में बताया है कि खुरासन एक एरिया है जो कि पर्शिया के नॉर्थ ईस्ट से, ईरान के नॉर्थ ईस्ट से अफगानिस्तान, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, पाकिस्तान, इंडिया से लेके बांग्लादेश तक जाएगा। ये एक एरिया होगा जिसको खुरासन बोला जाएगा, बताया जाएगा, और जहाँ पर प्योर इस्लामिक खलीफ ये राज्य हुआ। खुरासान ग्रुप की स्थापना वर्ष 2012 में हुई थी और कई रिपोर्ट्स के मुताबिक यह ग्रुप आईएसआईएस से भी ज्यादा कट्टर बन चुका है। इस ग्रुप में पाकिस्तान और तालिबान के कई आतंकवादी शामिल हो चुके हैं और ये ग्रुप भारत से भी आतंकवादियों की भर्ती कर रहा है। ऐसा भी माना जाता है कि इस ग्रुप में शामिल कई आतंकवादी पहले अलकायदा में थे और ओसामा बिन लादेन के लिए काम करते थे, और ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद इन आतंकवादियों ने खुरासान ग्रुप नाम से अपना खुद का आतंकवादी स्टार्टअप शुरू कर दिया। बुरे दौर से गुजर रहा आईएसआईएस अब ऐसे ही आतंकवादियों के भरोसे है जो आईएसआईएस की विचारधारा से प्रभावित तो हैं, लेकिन आईएसआईएस के ठिकानों पर जाकर लड़ नहीं सकते। इसलिए आईएसआईएस ऐसे आतंकियों को घर बैठे ही ट्रेनिंग मुहैया करा रहा है। अगर व्यंग्य की भाषा में कहा जाए तो ये आईएसआईएस का कौशल विकास कार्यक्रम है। बहुत ही उम्दा किस्म की लैंग्वेज यूज करते हैं और वनरेबल लोगों को ढूंढते हैं। तो इसके अंदर उनकी क्वालिटी से ज़्यादा इनकी नॉन क्वालिटीज़ ज़्यादा होती हैं जो वनरेबल होते हैं।
जो कि समाज के अंदर बिल्कुल साथ साथ नहीं बैठे होते। समाज से किसी ना किसी बात पे खुंदक होती है, मसलन कि बचपन में कभी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ हो गया, माँ बाप ने बहुत साथ नहीं दिया, दोस्त बहुत नहीं बने, गर्लफ्रेंड ने धोखा दी, तो ऐसे लोग वनरेबल होते हैं क्योंकि वो सोसाइटी से उम्मीद नहीं रखते, रादर सोसाइटी के लिए रिवेंजफुल हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को वो टारगेट करते हैं। ऐसे लोग, उनको पहले से नहीं मालूम होता कि ये लोग ऐसे होंगे, पर अंदर ही अंदर वो लोग अंदर कुस रहे होते हैं सोसाइटी से। तो ऐसे लोगों को मिलकर वो कहीं से भी कैसे भी अपनापन दिखाकर या हायर गोल्स दिखाकर कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं, अल्लाह के लिए कर रहे हैं, उनको वो टारगेट कर सकते हैं। लेकिन भारत की सुरक्षा एजेंसियां अब इस मॉड्यूल को लेकर चौकन्नी हो चुकी हैं। आईसिस के इंडिया प्लान को नाकाम करने के लिए सीरिया और इराक में बैठे ऐसे आतंकवादियों की पहचान की जा रही है जो भारत से ऑनलाइन रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। आईसिस द्वारा इस ऑनलाइन रिक्रूटमेंट को रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियां ऑपरेशन चक्रव्यूह भी चला रही हैं। आईसिस के कानपुर लखनऊ मॉडल को भी इसी एहतियात की वजह से समय रहते नाकाम कर दिया गया, लेकिन खुफिया एजेंसियों को शक है कि अब भी आईसिस के कई मॉड्यूल उनके रडार से बाहर हैं, इसलिए खतरा अभी टला नहीं है। आपको भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि आपके घर के आसपास भी कोई व्यक्ति आतंकवादी विचारधारा से प्रभावित हो। अगर आप सावधानी बरतेंगे और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को समय रहते देंगे तो ऐसी वारदात को टाला जा सकता है। मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब सवाल यह है कि आखिरकार आईएसआईएस के खतरे से कैसे निपटा जा सकता है। भारत चाहे तो इसके लिए फ्रांस जैसे देशों से सबक ले सकता है। आपको याद होगा जनवरी 2015 में फ्रांस में एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था। इस हमले को भी आईएसआईएस के आतंकवादियों ने ही अंजाम दिया था और इस हमले के बाद फ्रांस ने आईएसआईएस से लड़ने की ठान ली थी और इस्लाम का गलत इस्तेमाल करने वाली कट्टर ताकतों के साथ सख्ती से निपटना शुरू कर दिया था। जिहादी विचारधारा से निपटने के बाद फ्रांस की सरकार ने स्टॉप जिहादिज्म के नाम से एक अभियान चलाया। इसके अलावा एक वीडियो संदेश जारी करके आईएसआईएस में भर्ती होने वाले लोगों को चेतावनी दी। इस वीडियो संदेश में कहा गया था कि जो लोग आईएसआईएस में भर्ती हो रहे हैं उन्हें निश्चित रूप से मरना पड़ेगा। फ्रांस में वर्ष 2012 के बाद से ही जिहादी विचारधारा फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वर्ष 2012 के बाद से करीब 80 ऐसे धर्म प्रचारकों को फ्रांस से बाहर निकाल दिया गया है जो अपने भाषणों से नफरत फैला रहे थे। इसके अलावा ऐसी 10 मस्जिदों को भी बंद कर दिया गया जिनके द्वारा युवाओं को भड़काया जा रहा था। फ्रांस की सरकार ने एक नया कानून पास करके खुफिया एजेंसियों की ताकत बढ़ा दी। नए कानून के मुताबिक खुफिया एजेंसियां किसी भी नागरिक की जासूसी कर सकती हैं। यानी फ्रांस की सरकार ने आईएसआईएस के खिलाफ सिर्फ युद्ध का ऐलान ही नहीं किया, बल्कि ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई की जो फ्रांस में ही बैठकर आईएसआईएस का प्रचार कर रहे थे। हमें लगता है कि भारत में भी ऐसी जिहादी विचारधारा फैलाई जा रही है और इसे भी जड़ से काटना होगा। अब जरा ये सोचिए कि क्या भारत में ऐसा करना संभव है? अगर भारत में किसी सरकार ने ऐसा करने की हिम्मत दिखाई तो हमारी विपक्ष के नेता धरने और प्रदर्शन करना शुरू कर देंगे। संसद में विरोध शुरू हो जाएगा। संसद में काम ठप कर देंगे, बंद की घोषणाएं करेंगे। तुष्टीकरण की राजनीति के तहत हर फैसले को एक धार्मिक एंगल दे दिया जाएगा। आप जानते हैं 5 राज्यों में चुनाव अभी अभी खत्म हुआ है और आज भी हमारे देश के ऐसे बहुत सारे नेता होंगे जो इस वक्त भी लखनऊ के एनकाउंटर के बाद यह सोच रहे होंगे कि लखनऊ के इस एनकाउंटर का राजनीतिक फायदा कैसे उठाया जाए। हमें लगता है कि अब बिना किसी विलंब के देश के हर वर्ग को आईएसआईएस की विचारधारा के खिलाफ असहनशीलता दिखानी चाहिए, क्योंकि अगर वाकई असहनशीलता दिखानी है, इनटॉलरेंस दिखाना है तो यहां पर दिखाना चाहिए। देश के नेताओं को अपनी सुरक्षा के साथ साथ जनता की सुरक्षा के मुद्दे पर बहस करनी चाहिए और देश के दुश्मनों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनानी चाहिए। तभी भारत एक सुखी और सुरक्षित देश बन पाएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर वो दिन दूर नहीं है जब भारत के कोने कोने में आईएसआईएस के काले इरादे वाले झंडे आपको भी दिखाई देंगे। वैसे हमारे पास आपके लिए आज एक एक्स्ट्रा विचार भी है, इसके बारे में भी आप जरूर सोचिए। हम पहले भी बार बार आपसे ये कहते रहे हैं कि किसी भी ऑपरेशन में मारे गए आतंकवादियों से, यानी किसी भी एनकाउंटर में मारे गए आतंकवादियों से धार्मिक आधार पर उनका अंतिम संस्कार करने का अधिकार छीन लेना चाहिए और उन्हें कूड़े के ढेर के साथ जला देना चाहिए। ये उपाय
आतंकवाद में कमी लाने का उपाय साबित हो सकता है, क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। इसलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आतंकवादी को जलाया गया या फिर दफनाया गया। इस मामले में सैफुल्लाह के परिवार ने उसका शव लेने से इनकार करके पूरे देश को और खास तौर पर हमारे नेताओं को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। यह आतंकवादियों का तिरस्कार करने का एक सामाजिक तरीका है। ऐसा करके सैफुल्लाह के पिता सरताज ने धार्मिक एजेंडा चलाने वालों को भी करारा जवाब दिया है और इस काम के लिए सैफुल्लाह के पिता की और उसके परिवार की तारीफ करनी चाहिए। आतंकवाद पर इस बड़े विश्लेषण के अंत में हम आपसे बस एक ही बात और कहना चाहते हैं। अक्सर सार्वजनिक जगहों पर और वाहनों पर यह लिखा होता है कि संदिग्ध वस्तुओं से सावधान रहें, उनमें विस्फोटक हो सकता है। अगर आप ऐसा कोई भी संदिग्ध सामान देखें तो फौरन पुलिस को इसकी सूचना दें। ऐसा आपने बहुत पढ़ा होगा। लेकिन हमें लगता है कि संदिग्ध वस्तुओं के साथ साथ संदिग्ध पड़ोसियों और संदिग्ध लोगों पर भी नजर रखनी चाहिए। आजकल का लाइफस्टाइल और खास तौर पर शहरों का रहन सहन ऐसा हो चुका है कि तमाम लोग सिर्फ अपने आप में ही व्यस्त रहते हैं। कई बार आपको ये भी पता नहीं होता कि आपके पड़ोस में कौन रहता है, और हो सकता है कि आपके बगल वाले घर में ही कोई आतंकवादी इस वक्त भी किसी साजिश को अंजाम दे रहा हो। अगर आप थोड़े से सतर्क रहेंगे तो आप ऐसे लोगों को आसानी से पहचान पाएंगे। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आप अपने हर पड़ोसी को शक की निगाह से देखने लगे। हम आपसे सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अगर आप सावधान रहेंगे तो ऐसे लोगों की पहचान आसान हो जाएगी, और अगर समय रहते ऐसे लोग पकड़े जाएंगे तो फिर बहुत सारे लोगों की जान बच जाएगी।